दोस्तों देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण और साथ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। साथ में दोस्तों देख सकते हैं हरजीत सिंह विरक जो करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बड़ा एक सहयोग और समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण पहुंच चुके हैं। जो भीम आर्मी प्रमुख आप लाइक से जरूर करें और अपने हजारों समर्थकों के बीच लाइव इतनी बड़ी एक जनसभा घंटों से जो उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे और उनके बीच चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के दौर से देख सकते हैं और साथ में हरजीत सिंह विरक दोस्तों हरजीत सिंह विरक को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर। और एक बात दोस्तों, एक दोस्ती का हाथ उनकी तरफ बढ़ाया है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने हरजीत सिंह रावण की तरफ और एक दूसरे को सहयोग देते हुए दोस्तों सबसे बड़ी बात आज जो इतना बड़ा सहयोग मिला है चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ से सरदार हरजीत सिंह विरक को। दोस्तों आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं आज चंद्रशेखर आज़ाद उनको भारी समर्थन दिया है। दोस्तों आप लाइव वीडियो में देख सकते हैं। आज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आज पहुंचे हैं अपने समर्थकों के बीच अपने घर में जाए, अपने समाज में जाए और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो हजारों युवाओं की धड़कन बन चुके हैं, जो समर्थकों को देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो हो रहा है पूरा भर चुका है। आप देख सकते हैं मिलने वालों की महिलाएं रात में समय हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चे सब मिलने कितनी भीड़ है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण से मिलने वालों की संख्या और बढ़ती जा रही है। जो आप लोगों की खिदमत करने के लिए, जो आप लोगों की सरदारी करने के लिए आप लोगों के बीच देख सकते हैं हजारों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ पहुंचे। शोषित वंचित वर्ग के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, उनके अधिकारों की बातों का उठाने का काम करते हैं। उसी तरह भाई कमल कुमार बराला इस हरियाणा में इस अम्बाला के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आप देख सकते हैं सरदार हरजीत सिंह विरक चंद्रशेखर आज़ाद रावण के साथ जो भीम आर्मी प्रमुख है, साथ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोस्तों जो अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज सरदार हरजीत सिंह को बहुत समर्थन और सहयोग दिया है। देख सकते कितना जोश है उनके। जय भीम भाई, ये जो लोग खड़े हैं यहाँ क्या हो गया, यहाँ बैठो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है। तो देख सकते हैं उनके मिलने वालों में कितना एक जोश है, उनसे मिलने के लिए आगे बैठ चुके हैं दोस्तों। यही आज़ाद के प्रति उनके चाहने वालों की कमी नहीं, उनके चाहने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करते रहे। आज देश में कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन आप लोगों को कुर्सी मिल रही है, आप ले रहे हैं। आगे आ जाओ, यहाँ जगह बढ़िया भाई, आ जाओ आगे, यहाँ जगह बढ़िया भाई, आ जाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने वाले कितनी संख्या में धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई शुभम लोटोगी, भाई अमरदीप जी, भाई राकेश जी, भाई विकास चंद्रसा, वह तमाम साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं 4 दिन पहले भी इस अम्बेडकर भवन में एक बात कह करके गया था कि देश के हालात वो नहीं है जो हमें दिखाए जाते हैं। देश के हालात
वोट डालनी है। और 2014 में एक बात चलाई जा रही थी कि कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को वोट डालना है। आखिर का मतलब ये समाज कभी इधर कभी उधर पलटता रहेगा। मैं पहले भी कह करके गया हूं, जो बीजेपी में लोग हैं वो बीजेपी के पैक्ट लोग हैं, वो टूटते नहीं। जो कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस में पैक्ट है, वो टूटते नहीं। दारोमदार इस समाज पर है। जिधर ये समाज जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि ये समाज इस देश का हुक्मरान बन जाएगा, इस देश की सत्ता स्थापित कर लेगा। लेकिन बड़े दुख की बात यह भी रही कि हमने इस देश की सत्ता पर कब्जा नहीं किया। यह दुख की बात। तभी यह समाज आज तक मजदूर तबका बन के रह गया, लेबर क्लास बन के रह गया। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट डाल दो, मैं इसी समाज का हिस्सा हूं, मुझे पता है समाज में क्या चल रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट डाल दो, मैं उनसे पूछना स्थापित करना चाहते थे। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि मेरा जो जूता समाज है इसको मैं समान अधिकार देना चाहता हूं। जब डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि मेरा समाज है इसको भी मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है, तो उसका विरोध किसने किया था? किसने किया था? समाज के लोगों, कांग्रेस ने किया था। वोट का अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया, लेकिन उसका जो विरोध है कांग्रेस ने किया। और आज ये समाज कह रहा है कि वोट कांग्रेस को दे दो, कि वोट कांग्रेस को दे दो। बड़े दुख की बात है। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि आने वाली 25 मई को केतरी के सामने वाला बटन दबाना है, ताकि इस देश में परिवर्तन हो सके। जब परिवर्तन होगा तो सदियों से दबे कुछ न सोचने वाले के भी भाग जाएंगे। इसका भी राज आएगा, ये भी इस देश के हुक्मरान बनेंगे। और आज हमारे बीच माननीय चंद्रशेखर जी पहुंचे हैं। हमें इनको सुनने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर चंद्रशेखर भाई का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा, आज मैं अपने नेताओं को सुन रहा है, तो आप सभी ने इतनी मेहनत करके भाई शुभम सभी की मेहनत है। और भाई मंदी केस मद्रास की टीम, तमाम टीम का धन्यवाद। जय भीम। कौम की शान CWE के चैंपियन भाई सुल्तान जी आए और अपनी 2 मिनट में अपनी बात संक्षेप में अपनी बात रखें। भाई सुल्तान जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर यादव भाई है, मैं उनका तहे दिलों धन्यवाद करता हूँ। पंजाबी में बात कर लूँ, समझ आ रही है? ओके। मैं चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी का एक सोनू किस्सा सुनना था, जो कि मेरे को दिल को लग गया था। जिस दिन मैं गड्ढे जीती थी, मैं गड्ढे जीत के बाबा साहब और सतगुरु रविदास का नारा लगाया थी। मैनू ये लगा कि मेरा समाज मेरा साथ होगा, मैं अपने समाज में लड़ना चाहता हूँ। उस दिन मेरा ना मैं दिल टूट कर मेरे समाज में मैनू चक्या नहीं। पर एक दिन मैनू मेरे बड़े भाई का फोन आया चंद्रशेखर का। वो वाला सुल्तान, वो अपने समाज के लिए बेल्ट जीती है, देश की बेल्ट जीती है, तो मेरे पास आ। तो मैं भाई के पास गया, क्योंकि
मेरा मानना है कि हिमांशु वाल्मीकि जी आने वाले समय में देश के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाई शुभम, अमनदीप, विकास भाई, राकेश भाई, जितेंद्र भाई, परम भाई, अंकुश भाई, सरदार रणजोत सिंह, संजय भाई, चंद्रभान जी और सैंकी भाई का मैं धन्यवाद करता हूं। अभी जब मैं आया तो आप लोगों ने कहा कि भाई पहले मत्था टेका, तो मैंने फिर एक छोटे भाई को समझाया कि ये इलेक्शन के कार्यक्रम में ये परमिशन से होते हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। पहले मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद जिस गुरु घर में तुम कहोगे मैं जाकर माथा टेक। ये भी एक कड़वा सच है कि हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जितना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर है, शायद ही दुनिया में कोई होगा जिसके ऊपर है। ये भी एक कड़वा है। आप और मैं जानते हैं, और मैं इसके लिए बधाई दूंगा हरियाणा के लोग, कि जब दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुगढ़ तोड़ दिया गया, तो सबसे बड़ी कुर्बानी और लड़ाई लड़ने का जिस प्रदेश ने काम किया, जबकि पूरी दुनिया में उनको मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसने दिया तो वो हरियाणा के लोगों ने दिया। 55 भाइयों ने जो है अपनी जान की बाजी लगा के और 2 महीने से ज्यादा जेल काटने का काम जो है सतगुरु रविदास जी महाराज के सम्मान में किया। मैं इसके लिए पुनः हरियाणा के साथियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता। और 1-2 लोग तो मैंने देखे भी, आज जब मैं यहाँ आया था डिटेल में मेरे साथ थे, तो 1-2 लोग तो मैंने देखे। कोई है वो जेल में जो रहा मेरे साथ? ये बहुत सारे लोग थे, 55 लोग थे हरियाणा के 96 लोगों में से। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हरियाणा की धरती क्रांतिकारी धरती है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। और हमारे नगीना लोकसभा के हमारे नेतागण भी यहाँ बैठे हैं, छोटे भाई हरी यहाँ बैठे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ अभी से कि नगीना लोकसभा तो हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए। मैंने पहले ही कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूं, लेकिन मुझे अपने भाइयों की मेहनत पे और अपने बड़ों के आशीर्वाद पे, अपनी माओ बहनों के आशीर्वाद पे भरोसा है। उनके आशीर्वाद से हम लोग नगीना पार्लियामेंट जीत रहे। हमारी छोटी बहनों प्रचार करने के लिए बहुत सारी गई थी, वो भी यहाँ बैठी। मैं ये भी मानता हूं कि जितना प्यार समाज का मुझे मिला है, बहुजन समाज का, शायद ही किसी को मिला। उससे पहले शायद माननीय काशीराम साहब को, बाबा साहब अम्बेडकर को, बाबू जगजीवन राम को, या 1-2 बिरले ऐसे बचे होंगे, या बहन जी को आपका प्यार आशीर्वाद मिला था। उसके बाद मैं हूं जिसको लगातार प्यार और आशीर्वाद मिला है। अब हम चुनाव पे बात कर रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति सौंपते हैं तो उम्मीदों से सौंपते हैं कि ये व्यक्ति हमारा भला करेगा। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान व्यक्ति शायद ही कोई मिल रहा हो। क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि बाबा साहब बहुत सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्तियों में से एक थे? सही मानते नहीं मानते? जो सही मानते आप खड़ा करो। ठीक, तो आप ये महसूस करो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी के होते, अकाली दल के होते, लेफ्ट की पार्टियों के होते, मुस्लिम लीग के होते, अपनी पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि नेता तो बहुत है और नीति भी बहुत है, लेकिन नियत नहीं है उनके पास। और जब आपके पास नियत नहीं होगी, आपके खेत में चाहे 100 क्विंटल गेहूं पड़ा रहे, आपकी नियत ना हो तो मजदूर के घर में 1 बोरी गेहूं की नहीं जा सकती। अगर आपकी नियत ना हो, अगर आपकी नियत हो
तो 4 बोली भी जा सकती है। ये बात है नियत। तो उन्होंने देख लिया कि जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग अपनी अपनी पार्टी बना के घूम रहे हैं, इनकी नीयत हमारे लोगों के प्रति अच्छी नहीं। तो उन्होंने अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दल बनाया। पहला बनाया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिर बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और तीसरा बनाया आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। आरपीआई के नेतृत्व में बहुत एमपी भी हमारे जीते। फिर जब बाबा साहब चले गए तो जो लोग बाबा साहब की पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे उन्होंने अपना काम कम कर दिया, तो वो पार्टी कमजोर हो गई। जब वो पार्टी कमजोर हो गई तो समाज में निराशा पैदा हो गई। समाज को लगा कि भाई हम कहाँ जाए, तो समाज दूसरी पार्टियों में जुड़ने लगा। बड़े पैमाने पे समाज कांग्रेस के साथ चला गया, क्योंकि बाबू जगजीवन राम साहब वहां नेतृत्व कर रहे थे। फिर जनता दल के साथ चला गया। फिर माननीय काशी राम साहब अपना नौकरी को लात मारकर आए और उन्होंने समाज को तैयार करने का काम किया। तो पूरा समाज इन दलों को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। बताओ ये सच है या नहीं है? लेकिन फिर बहुजन समाज पार्टी भी लगातार पीछे जा रही है। ये बात भी आप लोग देखें, लगातार बहुजन समाज पार्टी पीछे जा रही है। 2012 के बाद इस प्रदेश में सरकार बनाई, आज इस प्रदेश में एक सीट पर। मैं उनकी भी आलोचना नहीं करता, क्योंकि ये तो काम है मिशन का, कोई एक व्यक्ति और परिवार के अधीन नहीं है, तो समाज का काम है, समाज को करना है। बाबा साहब तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मगर माननीय काशी राम साहब तो पंजाब में पैदा हुए। एक परिवार के तो नहीं है, एक जिले के भी नहीं है, एक प्रदेश के भी नहीं है। इसका मतलब ये जो काम है, ये काम जिसकी समझ में आता है वो करता है, जिसके दिल में आता है वो करता है। ये धक्का मार के या जबरदस्ती पगड़ी पहना के नहीं कराया जा सकता। तो मैं तो इस काम को कर रहा हूं, आप इस बात को जानते भी हैं कि जो लोग जेल में थे वो इस बात को जानते। बताओ मैंने क्या स्वाभिमान के साथ समझौता किया जेल में? मैं जेल में भी रहा तो सम्मान के साथ रहा, और जेल वालों को भी एक बार आपको याद होगा, जो लोग जेल में थे, भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती में उन्होंने छुट्टी नहीं रखी। उन्होंने सारे महापुरुषों की जयंतियों में छुट्टी होती है, लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती में छुट्टी नहीं रखी। तो मैंने कह दिया कि अगर छुट्टी नहीं होगी तो मैं भी यहां भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, लेकिन अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने हिमांशु जी को जेल में फोन लगा होगा, जो सूचना देने के लिए होगा, 5 मिनट बात कर सकते हैं। मैंने हिमांशु जी को सूचना दी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे महापुरुषों का मजाक उड़ा रहा है, ये मजाक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हर धर्म को धार्मिक आजादी के लिए उनके उत्सव होते हैं, तो भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती भी जेल में मनेगी, वरना चाहे कुछ हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपका इतना दबाव पड़ा कि 3 बजे मुख्यमंत्री ने जेल अधीक्षक को फोन किया कि किसी भी तरह चंद्रशेखर को बिठा के और भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती मनाते हुए फोटो भेज दो, वरना तो इन लोगों ने तो बात हल्ला बना के रखा। तो वो अधीक्षक मेरे पास आया हाथ जोड़ते हुए। अब मैं बड़ा जिद्दी आदमी, मुझसे कहने लगा कि जयंती मना रहे हैं, चलो। हमने कहा हम तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते, जिन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमने तो अपने मन से जयंती मना ली, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम लोग चले जाओ। मैं जिस दिन जेल से बाहर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे अपमान किया जाता है। तो गिड़गिड़ाने लगे सारे अधिकारी, नहीं भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर मैं तो बड़ा दयालु आदमी हूँ, मैं तो आप देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने, देखो जिन लोगों ने इतना बलिदान किया, बच्चों के बलिदान ने उनको भी माफ कर दिया। तो मैं तो बड़ा दयालु आदमी, मैंने उनको माफ कर दिया। मैं चला गया तो बढ़िया फोटो वोटो खींच के उन्होंने भेजे, तब ठंडा सा माहौल हुआ। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। आपको याद होगा मैं हिसार आया था, हिसार 12 दिन से विनोद वाल्मीकि की बॉडी रखी हुई थी और तमाम नेता, हर पार्टी का नेता जहां था, 12 दिन तक विनोद भाई की डेड बॉडी मोर्चरी में सड़ रही थी। कोई अंतिम संस्कार कराने वाला नहीं था और उनका परिवार आंदोलन में बैठा था कि हमारे भाई को न्याय दे दो। मैं बाहर गया हुआ था और जब मुझे खबर लगी तो मैं हिसार चला आया।
अगर कल शाम से पहले विनोद भाई के परिवार की सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सोमवार के दिन कोई भी अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, हर दफ्तर का ताला लगा देंगे हम लोग। हिसार में कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। तो ये इतने डर गए सरकार के लोग, इन्होंने तत्काल उस परिवार को बुलाया। संडे का दिन था, मैंने सैटरडे को वही बात कही थी और छुट्टी के दिन उन्होंने बुला के उनकी सारी मांगे मानी और रात को ये अखबार में निकलवा दिया, जो अखबार शाम में छपते हैं कि परिवार की सारी मांगे मानकर उनको संतुष्ट कर दिया। कल सारे दफ्तर खुलेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा। तो मैं तो हर लड़ाई को लड़ रहा हूं, चाहे हाथरस की बेटी के सम्मान का मामला हो, चाहे दिल्ली के नागर की बेटी के सम्मान का मामला हो, चाहे दिल्ली में जब सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, आपका अपमान किया गया 600 साल पुराना गुरु घर तोड़ के, तो हम छानवी लोगों ने जेल में 66 रातें काट के उस सम्मान की रखवाली करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट से भी और दिल्ली की केंद्र की सरकार को हिला के आपकी पगड़ी आपको सौंपने का काम किया। चाहे जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने में हत्या हुई हो, जितेंद्र मेघवाल की मटकी छूने में हत्या हुई हो। हले एक फॉर्चून गाड़ी क्या हुआ? फॉर्चून गाड़ी 29 क्षेत्र शायद जाम लगा। इंद्र मेघवाल का मूछें रखने में जितेंद्र मेघवाल का वो और ओम प्रकाश रेगुलर ने सुसाइड कर लिया न्याय न मिलने के कारण। मैंने तो जब भी किसी को मेरी जरूरत पड़ी हर जगह जाकर मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने 4-4 साल जेल में काटे, 16-16 महीने की जेल काटी और जब मैं सीबीआई इनकम टैक्स से डरा भगत में जेल से डरा तो मेरे ऊपर 4 गोली चला गई। आप जानते हैं हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल थे जो गोलियां मेरे ऊपर चली। इसलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर सतगुरु महाराज का मेरी माँ बहनों का इतना आशीर्वाद है कि 4-4 बार 3 बार मेरी जान को लेने का प्रयास किया गया, फिर भी मैं बच गया। जेल में मुझे जहर दे दिया गया, 12 दिन तक मैं बेसुध पड़ा रहा लेकिन बच गया। एनआरसी के आंदोलन में दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज के मंदिर के आंदोलन में मुझे जानवर ऊपर पीटा। 15 दिन में एक सीधा भी नहीं लेट पाया, बैठ भी नहीं पाया, खड़े भी नहीं हो पाया। मेरे साथी जानते हैं कि किन हालात में मैं जेल गया था, फिर भी मैं जिंदा बच गया। उन्होंने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया रात को, फिर भी मैं जिंदा बच गया। तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि मेरे कंधों में महापुरुषों का कर्ज है, उस कर्ज को मुझे उतारना है। और जब तक मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशी राम साहब का अधूरा सपना पूरा नहीं कर देता, मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे कितने दिन क्यों न लग जाए। अब मैं एक बात पे आता हूं जो बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत बढ़िया। तो ये भी बता दो, ये भी बता दो, चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। सर आप आगे आ जाओ, इनको आगे ले आओ, यहाँ ले आओ, मंच पे ले आओ, मंच पे ले आओ, मंच पे पकड़ के मंच पे ले आओ। की बात पे नहीं खड़ा होता, महापुरुषों की बात पे नहीं खड़ा होता, वो समाज जूती तो खाता है। जब आप नारा तो लगाते हो कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देने ठोक के, काशीराम तेरी सोच पे पहरा देने ठोक के, और जब आप शराब पी के बेइज्जत होते हो तो ये कोई अच्छा काम है? आप और मैं नहीं जानते कि जब हम जो कमाते हैं उसमें से आधे की शराब पी लेते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं हम उनको सब्जी की जगह नमक से रोटी खिलाते हैं और उनका पेट काट के हम अपने दिल को ठंडा करते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये जो मेरी माँ मैंने बैठे क्या बताओ, शराब पीना अच्छी बात है और शराब पी के घर में झगड़ा करना अच्छी बात है? तो ये इससे मुझे लगता है कि हमारे लोग अपने गुरुओं की बात नहीं मानते। ये भी समाज में कुरीति है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने सोचा है कि जब समय हमका आएगा, ताकत हमका आएगी तो हम शराबबंदी करवा देंगे पूरे देश में। ना रहेगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी। और हमारे कितने लोग चाहते हैं बताओ? पंजाब के लोग जो हमारे जत्थेदार साहब जेल में हैं वो सब लोग चाहते हैं कि मैं चाहते भी चाहते हैं। और मैं जेल में रहता था, हम तो मुझसे कहते थे कि जब तक नशा रहेगा पंजाब में, पंजाब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है और जानबूझ के
संसदीय लोगों ने पंजाब को चिट्टे और शराब में और सूखे नशे में वो कर दिया कि पंजाब की जवानी बर्बाद हो जाए। ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र इसलिए भी मुझे महसूस होता है कि शराब के ठेके हमारी बस्ती के पास खुलते हैं और स्कूल और हॉस्पिटल हमसे बहुत दूर खुलते हैं। जो हम कमाते हैं उसको हम बर्बाद कर देते हैं। चलो खैर ये समझो कि चुनाव क्यों होता है। चुनाव इसलिए होता है कि आप अपनी वोट से राजा चुनते हैं, आप अपनी वोट से खजाने की चाबी, खजाने का पहरेदार चुनते हैं। अब अगर खजाने का पहरेदार आप दूसरों को बना दोगे, सोचो आपने कांग्रेस के लोगों को खजाने का पहरेदार बना दिया, तो वो खजाने की पहरेदारी करेंगे, खजाने में जो रखा उसको अपने लोगों को खर्च करेंगे, अपने लोगों की तरक्की में लगाएंगे। आपने भाजपा के लोगों को 10 साल पहरेदार बना के रखा, तो भाजपा के लोगों ने बताओ आपका भला किया या आप अपने अंबानी का भला किया? बताओ किसका भला किया? आपका भला किया क्या? आपको तो उन्होंने राशन दिया और 15-15 लाख करोड़ रुपए अडानी के माफ कर दिए, सारे पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तमाम सुविधाएं बेको कर दी और सारी नौकरियां खत्म कर दी, निजीकरण कर दिया, आरक्षण की लंका लगा दी, संविधान को जो है कमजोर कर दिया। तो अगर आप झाड़ू वालों को दोगे तो झाड़ू वाले लोग बैठ जाएंगे सत्ता में बैठ जाएंगे, वो अपने लोगों का भला करेंगे। आप बताओ राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपका एक आदमी भेजा गया, वही भेजे जिन्होंने उनके सांठगांठ की थी। तो इसका मतलब अगर आपको खजाने की में से कुछ चाहिए तो आपको अपने आदमी को खजाने की चाबी में बिठाना पड़ेगा और लोकतंत्र में खजाने की चाबी में बिठाने के लिए आपको लाठी डंडों की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको वोट की ताकत से बिठा सकते। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हम सदियों से अपेक्षित रहे, जुर्म जाति सहते रहे, बिना अधिकारों के रहे और फिर व्यवस्था परिवर्तन हुई, संविधान आया, संविधान में इज्जत की जिंदगी दी, बराबरी की जिंदगी दी। अभी कई पार्टियों के लोग नेता कहते घूम रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में। तो आप ही बताओ, आप सब लोग तो यही थे, आपके रहते, सत्ता में रहते, विपक्ष में रहते, कैसे संविधान खतरे में आया? जब 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, हमारे 17 लोगों ने शहादत दी, तो किसी ने एक आंसू बहाया क्या? मेरे भाई जरा बता दें। कांग्रेस के लोगों ने बहा हो, बीजेपी के लोगों ने बहा हो, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहा हो, किसी और पार्टी ने बहाया हो, क्योंकि आपके मरने जीने से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने आपका भूखा पेट नहीं देखा, उन्होंने आपके कुछ सपने जो कुचले गए वो नहीं देखे, उन्होंने आपके टूटे हुए घर नहीं देखे, उन्होंने आपके हाथों में जो मेरी माँ बहनों के हाथों में, भाइयों के हाथों मजदूरी कर करके फालतू लकीरें होगी, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, किस तरह इनको बेवकूफ बना के इनसे वोट लेके जाए और वोट लेके खुद सत्ता में बैठे। जब हम वोट से उनको ताकतवर बना सकते हैं तो उसी वोट से क्या हम अपने बीच के लोगों को ताकतवर नहीं बना सकते? इस लोकसभा से मुझे इतनी प्यार है कि आपने बहुत दिन पहले माननीय अमन कुमार नागरा जी को अम्बाला लोकसभा से जिता के दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजा था, इसलिए मुझे इस लोकसभा से और प्यार है। और नारायणगढ़ तो वो विधानसभा है जिसको पहले भी आपने जिता के साबित कर रखा है कि आप कमजोर नहीं। लेकिन भाई एक पेड़ आप लोगों ने लगाया था, सीनियर लोगों ने खूब दिन उसको सींचा, खाद दिया, पानी दिया, उसकी देखरेख की, मुसीबतों से बचाया, लेकिन अब वो पेड़ सूख गया है। अब अगर आप उससे प्रेम करोगे, उसको पकड़ के रखोगे, तो हवा का झोंका आएगा, वो पेड़ गिर जाएगा, आप इस नीचे दब जाओगे। अकलमंदी इसी में होती है कि उसके बराबर दूसरा पेड़ भी लगा, जिससे कि इतना ये पेड़ सूख गया और ये फल ना दे तो आपका दूसरा हो जाए जो आपको फल भी दे, छांव भी दे, आपको बरसात और धूप से बचाए भी और फूल भी दे और आपका संरक्षण भी करे। आप जानते हो, मैंने आपसे कहा कि आपका पेड़ तो लग चुका है, वो नगीना की जनता ने लगाया है, लेकिन आप चाहो तो आप यहां पर भी वो पेड़ भाई कमल के रूप में लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कमल भले किसी उद्योगपति का बेटा ना हो, किसी पैसे वाले का बेटा ना हो, लेकिन कमल के खून का एक कतरा भी आपके काम आएगा। आप जानते हो कमल आपको पीठ दिखा के भागने वाला नहीं। आप ये भी जानते हो, और नहीं जानते हो तो जान लो, बताओ अपने दिल पे हाथ रख के 5 साल चुनाव के बाद भी, वोट लेने के बाद कोई आपकी गली में आता है ईमानदारी से आता है? इसका मतलब उनका रिश्ता आपसे वोट का था, वोट लेके चले गए। लेकिन ये भी मुझे बता दो और मेरे मुंह में सच बताना कि जब समाज में जुल्म ज्यादती होती है, समाज
समाज पार्टी के लोगों को, फिर देखो कोई जुल्म करने वाला जुल्म कर ही नहीं पाएगा। मैंने किसान भाइयों को भी कभी नाराजगी किया, हम भी यहाँ बैठे हैं, 13 महीने जब उनका आंदोलन चला, मैंने उनके हर आंदोलन में मदद करने का काम किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसान भाई वाकई में अगर आप चाहते हो कि ये लड़ावाज और मजबूत हो जाए, तो आप इन पार्टियों को छोड़ दो, क्योंकि जब आप पे जुल्म हुआ, ये पार्टी के नेता भी घर में बैठे हुए थे, कमल भाई जैसे लोग लड़ रहे थे, तो उनको ताकत देने का काम करो कि जब किसानों को जरूरत पड़े तो कमल भाई जैसे मजबूत आवाज यहाँ से पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके हक अधिकारों के लिए बोले। और जब मजदूरों पे जुल्म हो, मजदूरों की बात आए, तो फिर कमल भाई जैसे लोग मजदूरों की आवाज उठाएं। मेरे बड़े लिखे नौजवान भाई खड़े, बताओ, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही रहेगा तो आरक्षण कहाँ रहेगा? अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा गया कि जो संपत्तियां सरकारी उपक्रम मोदी जी ने बेच दिए हैं, तो क्या भाई आप सत्ता में आके इनका राष्ट्रीयकरण दोबारा कर दोगे, इनको दोबारा सरकारी उपक्रम बना दोगे? तो कहा ये तो मुमकिन नहीं, ये तो मुश्किल काम। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने सरकारी उपक्रम प्राइवेट किए हैं, इन सारे उपक्रमों को जब तक सरकार इनका राष्ट्रीयकरण नहीं करा देंगे, दोबारा सरकार डिपार्टमेंट नहीं बना देंगे, हम लोग पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर चुप नहीं बैठेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, जब तक आपकी हिस्सेदारी मजबूत नहीं होगी। देखो, आप ये समझते हो राजनीति आपके जीवन में क्या असर डालती, तो सुनो, बिजली के दाम क्या तय होंगे, ये सरकार तय करती है। पानी के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। अच्छी सड़कें कहाँ बनेगी, सरकार तय करती है। अच्छी सफाई की व्यवस्था कहाँ होगी, सरकार तय करती है। मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज कहाँ बनेगा, एम्स कहाँ बनेगा, सरकार तय करती है। किन्हें रोजगार मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी फीस क्या होगी, सरकार तय करती है। बिजली, रेल से लेके और हवाई जहाज से लेके और ट्रेन से लेके बस से लेके सबके टिकट जो है क्या होंगे, ये सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। गैस के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। न्यूनतम वेतन भी सरकार तय करती है। मेरा मत चले तो मजदूर का न्यूनतम वेतन 1000 रुपए कर दो, किसी को मजदूरी करना नहीं है तो गरीब को 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये 500 रुपए पेंशन देते हैं महिलाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों को, विधवाओं को, और कहते हैं 500 रुपए में 1 महीना घर चल सकता है। आप मुझे बताओ, जितना मैंने बैठी है, एक पानी की बोतल ये लाए होंगे आप लोग, ये इसमें कितना पानी, 250 ना, कौन लाया, कितने की आई, 10 रुपए की? तो 2 बोतल तो ऐसे आदमी में पी लेता होगा, नहीं पी लेता। जबकि डॉक्टर तो कहता है कि 5 लीटर पीना चाहिए, तो 2 बोतल 20 रुपए की। तो यानी कि अगर पानी पिए अच्छा साफ, तो 1 महीने का पानी बैठेगा कितने का, 600 रुपए। देखो कैसा मजाक बनाती, जैसे वो टुकड़ा ऐसे कर दिया और जब मुंह के पास गया तो खींच लिया। इस तरह से ये अमीर अपनों की सरकारें गरीबों का मजाक उड़ाती। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब महापुरुषों ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो इसकी वैल्यू भी समझो। अपने वोट से अपना राज लाओ। और सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा, रविदास मानुष करी बसनु, कोई संत महापुरुष हो जो मेरी बात को बता सके कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, जो वाणियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा हो महापुरुषों को। तो ये जो वाणी मैं कह रहा हूँ, इसकी बात गौर से सुन लेना कि हमारे संत गुरु क्या कह के गए कि रविदास मानुष करी बसनु, सुख रहे तो उठाओ, एक सुख स्वराज माही दूसरा मरकट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो 2 ही रास्ते हैं, जीते तो सुख शांति मिलेगी स्वराज माही अपने राज में, और मरकर मिलेगी शमशान घाट कब्रिस्तान। तो जीते जी अगर सुख शांति चाहिए तो अपना राज लाओ। ये बात 100 साल पहले कह के ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले से बंधुवन और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि भाई राज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ किसी बहन बेटी का अपमान ना, चोरी हत्या बलात्कार ना हो, जहाँ कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो। ऐसा राज होना चाहिए जहाँ सब बराबर हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। अब बेगमपुरा राज का मतलब होता है बिना गम का राज, जिसमें जिस राज में किसी की जिंदगी कोई गम ना लाएगा। तो भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, झाड़ू वाले, खटिया वाले कौन लाएगा? वही लाएगा जो उनके विचारों में आस्था विश्वास रखता हो। वो आप लोग घर में पढ़ के सुनते रहो, आप वोट डालते रहो,
वो राज करते रहेंगे और आप कहते रहो कि हमारी जिंदगी में सुख सुविधा नहीं आ रही। कहां से आ जाएगी सुख सुविधा? वो अपनों को देंगे, आपको देंगे। तो इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो आज ही फैसले लो, बुनियाद मजबूत करो और एक एक वोट केंद्र के निशान पर डालकर भाई कमल बराड़ा जी के हाथों को मजबूत करो और चंद्रशेखर आजाद को आपकी सेवा करने का मौका दो। वरना सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी और आप सत्ता से बाहर रहकर जब ताली बजाते रहोगे आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ताली बजा के जब हाथ देखोगे, जरा देखो ताली बजा के एक बार बजाओ ताली, आप देखो क्या है हाथ में, ताली है ना। तो सिर्फ ताली बजा से काम नहीं चलेगा, ताली बजा के मन पक्का करके राज मिलाना पड़ेगा। अब आखिरी बात ये है, ये जो माए बहने बैठे, बताओ जिन्होंने बेटियों की शादी कर दी, जरा एक बार हाथ खड़ा कर दो। जिन्होंने बेटियां ब्याह दी, शादियां कर दी, जरा हाथ खड़ा कर दो। जिन्होंने बेटियों की शादी कर दी, जिन्होंने अपनी बेटियों का ब्याह कर दिया, जरा हाथ खड़ा कर दो। क्या अम्मा भूल गई हो क्या बेटी को, तो हाथ खड़ा नहीं कर रही हो, या बेटी से प्यार कम हो गया है? जिन्होंने बेटियों की शादी कर दी है, हाथ खड़ा करो। अम्बाला में तो सुबह उसके आप फोन कर देना, वैसे तो बातचीत रोज होती होगी, बेटियों से तो बड़ा प्यार होता है। घर में सास क्या कह रही है, ससुर क्या कह रहा है, देवर जेठ क्या कह रहे हैं, सब पूछना पड़ता है। तो उनसे फोन पे कह देना, अगर वो इस लोकसभा में रहते हो, कि वोट अपने ससुर को कह देना, सास को कहना, देवर को, जेठ को, ननद को, नंदोई को, जेठानी को, देवरानी को, उनके रिश्तेदारों को भी कह देना कि वोट इस बार केंद्री को रहना, तभी रिश्तेदारी बचेगी, वरना झगड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जिन्होंने बेटों की शादी कर दी, बहू आ गई घर में, जरा वो भी हाथ खड़ा कर दो एक बार। जिनके घर में बहू आ गई, बेटे ब्याह दिए, हाथ खड़ा करो। जिन्होंने बेटे ब्याह दिए, ऐसे ऊपर को हाथ खड़ा करो ना। तो बस उनके घर भी फोन कर देना, बहू की ससुराल में, उनसे कह देना कि वोट केंद्री को देनी है, हमारे भाई को देनी है, हमारी औलाद पड़ी है, उसकी मदद करानी। कर दोगे नहीं कर दोगे? इतना काम, इतना काम तो कर दोगी। भाई इज्जत के लिए तो आदमी सारे काम करता है, ये भी तो इज्जत ही है। इज्जत है या नहीं है? जब तुम्हारी ताकत बनेगी और थाने कचहरी में तुम्हारी सुनवाई होगी, तभी तुम्हें पता लगेगा कि भाई इज्जत बनी है ना बनी। तो इसलिए मैं आप सबसे भी नौजवानों से कह रहा हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम की अपनी मेहनत की, पैसा लगाया, सब कुछ वो किया, उनसे भी कह रहा हूँ कि तकनीकी युग है। ये इंग्लैंड में बैठा आदमी मुझे यहाँ खड़े हुए सुन सकता है, सुन सकता है, सुन सकता है। फोन पे आप किसी से बात करो, तो जहां मैं जा नहीं पाता हूँ पीड़ितों से फोन पे बात कर लेता हूँ। तो आप भी अपने फोन का इस्तेमाल करना और अपने सारे रिश्तेदार फोन करके कहना कि भाई कमल बराड़ा जी को केंद्र के निशान पर वोट करनी। कर दोगे नहीं कर दोगे? फिर इस फोन का क्या फायदा अगर इतना नहीं कर सकते? ठीक है, फोन का इस्तेमाल करो, सिर्फ इसमें जो है गाने मत सुनो, इसमें जीवन की कुंजी भी ढूंढ लो, इसका प्रयोग करो। ठीक है। तो मैं बस आपसे आखिरी विनती करूंगा, एक और मदद चाहिए, मांग लो, भी मांग लो मदद आपसे। हाथ उठा के बताओ जो लोग कहते हैं कि मदद मांग लो। जो हाथ उठाएगा उससे मांगो, जो नहीं उठाएगा उससे नहीं मांगो। तो भाई चुनाव जो है, भारतीय राजनीति बहुत महंगी हो गई है। गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। बाबा साहब ने तो कहा रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अमीरों में चुनाव इतना महंगा कर दिया कि गरीब चुनाव लड़ नहीं सकता। तो मैं आपसे अपील करूंगा, भाई कमल आ गया जाओ और ये धक्का ठोक। मैं आपसे अपील करूंगा, बोलो अच्छा ये यही को कोई सा बोल सकते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से इसमें मदद जरूर करें, जिससे कमल को इस चुनाव में लड़ने के लिए स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। क्योंकि देखो मानव काशीराम साहब है जो सहारा देगा, इशारा भी देगा, तो करोड़पतियों से चंदा तो हम लेते नहीं, जो उनके इशारे पे काम करें, हम तो समाज से मदद मांगते हैं, समाज के ऊपर काम करते हैं। तो मैं अपील करूंगा, क्योंकि मानता हूं गरीबों की मेहनत का 1 रुपया भी लाखों रुपए से बेहतर है, क्योंकि खून पसीने का पैसा है। मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से मदद जरूर करें, जिससे कि कमल को इस चुनाव को लड़ने का हौसला बने और वो अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। भाई हम जयंती मनाते हैं तो चंदा इकट्ठा करते नहीं करते हैं? जब बात सामूहिक लड़ाई की होती है तो मिलकर लड़ते हैं सब लोग, अकेला नहीं लड़ सकता कोई।
चलते रहो, आते रहो, जाते रहो भाई। आप खड़े रहोगे तो नुकसान हो जाएगा, हैं? चलते आते रहो, जाते रहो, मदद करते रहो। कोई फोटो खींच दो इसका। ये मेरा फेवरेट फोटो, ये फोटो मुझे लगता है आज मेरे बाल उड़ने शुरू हो गए। फोटो अभी करा दूंगा, मैं जब माथा टेकने जाऊंगा ना तो आपको देखने चलूंगा तुम्हारा। अब सभा खत्म होगी, अब मैं माथा टेकने जाऊंगा आपके पास, माथा टेक के और फिर मैं आपके फोटो कर सकते। लेकिन अभी यहाँ से हट जाओ वरना नुकसान हो जाएगा। जब मदद आ रही है वो रुक जाएगी, जो भीड़ देख कर पीछे करना जाएंगे, बहने माए तो आएंगे नहीं। हटते रहो, हटते रहो, हटते रहो। केतली को ऊपर उठा लो भाई, केतली को ऊपर उठा लो, केतली को ऊपर उठा लो। जी भाई दोस्तों आपने देखा चंद्रशेखर कितना जबरदस्त किया और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके लिए वोट मांगने की अपील फिर मैं आपसे मिलूंगा सब लोगों से। इधर हो जाओ, हमारी बहने माए हमारा सम्मान है, सम्मान की रखवाली करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा प्यारे भाइयों, और जरा सा साइड हो जाओ, इधर हो जाओ, जल्दी से हो जाओ, जल्दी से हो जाओ। आप लोग भी हो जाओ, इधर हो जाओ। मैं एक बार मामा बहन से मिल लूं, फिर मैं 5 मिनट आपके पास बोलूंगा और मिलूंगा सबके। मेरा माता में गुरु घर में माता देखने चलेंगे, चिंता मत करो। चलो जल्दी बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, जल्दी बढ़ जाओ। अजीत भाई दोस्तों आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद को चाहने वालों की कमी नहीं, उनसे मिलने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे। दोस्तों आप बने रहे रिपब्लिक के नाम के साथ। और आपने देखा चंद्रशेखर आजाद उनको बड़ी एक जबरदस्त लोगों की लोकप्रियता के साथ उनका स्वागत किया। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।